हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इवनिंग में रोजाना 8 बजे के समथिंग एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रही है, जिसकी ये क्लास नंबर 5 है। इसमें हम आपको केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें कभी आप वन लाइनर क्वेश्चंस को लगाते हो तो कभी MCQ आपको देखने को मिलते हैं। आज जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आई है वो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें, अंत तक देखें। यदि आप सभी लोग आज की क्लास को अंत तक देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी लोग आज की क्लास से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आप सभी लोगों से कहना, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो प्लीज इसे एक बार जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र है। मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र है। हम आपको मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं। यदि आपको मोलरता से संबंधित फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आपको पता है मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और कैपिटल M बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का जो आयतन होगा वो किस में होगा? लीटर में। ये होता है मोलरता को ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। यदि बात की जाए कि हम विलेय के मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, आपको सबसे पहले विलेय का भार क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको वो रखना पड़ेगा और आपको बटे में करना पड़ेगा विलेय का अड़भार, ठीक है। आप विलेय का अड़भार ज्ञात करना जानते होंगे। विलेय का अड़भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जैसे कि हमें एग्जाम में दे दिया जाए NaOH, ठीक है। इसका यदि मुझे अड़भार ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Na मीन सोडियम, सोडियम के द्रव्यमान संख्या को रखेंगे, जो कि कितना होता है 23, यही तो होता है। सोडियम 11 23 हमारा होता है, 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 23 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। उसके बाद प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन आपको पता है 16 इसका क्या होता है परमाणु, वो द्रव्यमान संख्या। जो ऑक्सीजन है हमारा, इसकी द्रव्यमान संख्या 16 होती है, जबकि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। हम इन सबको जोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं 1 और 6 हमारे 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, हमारा हासिल में 1 रहेगा, 1 उसके बाद हमारा 1 और 2 हमारे 3 हो जाएंगे, हासिल वाला 4 कितने हो जाएंगे 40। जो आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका अड़भार निकल के आएगा 40। इस प्रकार से हम अड़भार ज्ञात करते हैं। और विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विलेय का भार जो दिया जाएगा क्वेश्चन में उसको रखना पड़ेगा, और विलेय का अड़भार ज्ञात करके आप उस दोनों का जो विलेय का अड़भार निकल के आएगा उसका आप भाग दे देंगे भार में, आपके विलेय के मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब बात की जाए कि मोलरता को ज्ञात तो हम कर लेंगे, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, तो याद रखना इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलों की संख्या, सबसे पहले मुझे विलेय के मोलों की संख्या, तो हमारा विलेय के मोलों की संख्या का जो मात्रक होता है वो मोल होता है, और बटे में हमारा था विलियन का आयतन किस में, लीटर में, तो हमारा मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। हम इसे चेंज करना चाहें तो हम इस लीटर को ऊपर भेज देंगे, जो कि हमारा बटे में है, तो हमारा क्या हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स। ये हमारे इसका मात्रक निकल के आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अवक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कोई भी अम्ल है वो मुख्य रूप से एक एटम अपने पास अवश्य रखता है, ठीक है, जो धातु से अवक्रिया करके एक गैस को उत्पन्न करता है। सबसे पहले कोई भी अम्ल होगा वो अपने पास जो एटम रखेगा उसमें से जो धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो वो H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। आपको पता है अम्ल जब किसी भी धातु से अपक्रिया करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। आपको पता होगा अम्ल के बारे में, अम्ल H+ आयन किसी भी
कैसे हम किसी पदार्थ में उसे अम्ल को घोलें तो वो H प्लस आयन देगा, जबकि क्षार जो होगा वो OH माइनस देगा। आपको इसके बारे में जानकारी पहले से होगी, ठीक है। तो याद रखना, जब कोई भी अम्ल जो होता है वो जब धातु के साथ अपक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है, ठीक है। और अम्ल के बारे में और भी बात हम कर सकते हैं, जैसे कि अम्ल के पीएच मान की बात की जाए तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7 से कम। जबकि यदि हमारा 7 से अधिक होगा तो वो हमारा पदार्थ क्या होगा, क्षार, ठीक है। जब जिस पदार्थ का मान 7 से कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो हमारा अम्ल होगा, जिसका 7 से अधिक होगा वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। और जबकि जो हमारे इस उदासीन जिसका मान 7 होगा, जिस पदार्थ का मान पीएच मान 7 होगा वो हमारा उदासीन प्रतिकर्ता होगा, ठीक है। उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, उदासीन। और हम बात कर सकते हैं जैसे कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। तो सबसे पहले आप अम्ल के बारे में याद रखें, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। जो आपके अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला, ठीक है। वो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं कौन, क्षार, जबकि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यदि आप अम्ल के बारे में चाहो तो इसकी एक ट्रिक आप दे सकते हैं, अनिल। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है अनिल। आ से हमारा हो जाता है अम्ल, ना से हो जाता है हमारा नीला और ला से हो जाता है हमारा लाल। मीन्स अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। जब आप अम्ल का याद कर लेंगे तो आप किसका, क्षार का भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच मान की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखो याद रखना, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि एसिटिक अम्ल के केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। जब कोई भी मधुमक्खी डंक मार दे आपके तो किस पदार्थ से हम कौन सा ऐसा पदार्थ लगा लें जो कि हमारे लिए लाभकारी हो, ठीक है। क्योंकि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो हमारी सूजन भी होती है, उसमें जलन भी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे लगाने से हमारे शरीर में, कहने का मतलब है हमें आराम मिलेगा, हमारे लिए लाभकारी होगा। तो देखो मधुमक्खी के डंक मारने पर जो हमें पदार्थ लगाना चाहिए वो है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। याद रखना, बेकिंग सोडा के लगाने से हमारा मधुमक्खी के डंक जो मारा जाता है उससे हमें राहत मिलती है, आराम मिलता है, हमारे लिए लाभकारी होता है, ठीक है। बेकिंग सोडे की यदि केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है, NaHCO3, जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। हम सोडियम हाइपोकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गैस का वाष्प घनत्व यदि 14 है उसका अणुभार होगा। एक गैस का जो वाष्प घनत्व है वो हमें कितना दिया गया है, 14, और मुझे उसका अणुभार ज्ञात करना है। तो याद रखना, यदि आपको एग्जाम में वाष्प घनत्व दे दिया जाए, ऐसे आपको वाष्प घनत्व कब दिया जाता है, जब आप मूलानुपाती सूत्र से अण सूत्र ज्ञात करते हैं, वहां पर वाष्प घनत्व दिया जाता है, ठीक है। जहां से आपको यौगिक का अणुभार ज्ञात करना होता है, ओनली आपको याद रखना है यदि कभी भी किसी भी गैस का वाष्प घनत्व दे दिया जाए और अणुभार पूछ लिया जाए तो उस वाष्प घनत्व में आप 2 का गुणा कर दें। मीन्स यदि आप 2 का गुणा कर देते, क्योंकि याद रखना अणुभार जो होगा वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, ठीक है। अणुभार जो होता है वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो 28 होगा, ठीक है। किसी भी वाष्प घनत्व से अणुभार ज्ञात करना चाहे हम 2 का मल्टीपल कर देंगे, हमारा अणुभार निकल के आ जाएगा किसी भी गैस का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखो, किसी भी अपक्रिया में जो भाग लेगा पदार्थ वो हमारा अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। और जो हमें अभिकारक से प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो हमारे अपकारक कहलाते हैं, और उनसे जो हमें बनके तैयार प्राप्त होता है वो हमारे उत्पाद होते हैं। जैसे कि जो आपने अपक्रियाएं देखी होंगी N2 + H2, ये जो होंगे वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अपकारक है, हमने इससे अमोनिया का निर्माण किया, ये हमारा एक प्रकार का उत्पाद है क्योंकि हमें ये प्राप्त हुआ जब मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया कराई। ये अपकारक है, रिएक्शन में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने जो हमें दिया है वो क्या है? अमोनिया गैस। ठीक है, और याद रखना जो इसके ऊपर इस तीर के निशान के ऊपर जो चीजें लिखी होती हैं, ये डेल्टा जैसा निशान आपको गर्म करने का प्रतीक चिन्ह होता है, या फिर कोई शब्द यहाँ पर Fe है, क्रोमियम कोई भी लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी अपक्रिया में भाग तो लेता है, भाग लेकर के उस अपक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन वह स्वयं अपक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। मीन्स उसकी जो ओनली काम है वो क्या है? अपक्रिया की दर को बढ़ाना। उसका ये मतलब नहीं है कि हमने इसमें भाग लिया तो हमें ये बाहर निकलेगा, उससे मतलब कहने में वो क्रिया नहीं करता है, ओनली क्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें जो इस तीर के निशान के ऊपर लिखे होते हैं। तो याद रखना जो अपक्रिया में भाग लेते हैं वो अपकारक कहलाते हैं, जिनसे हमें प्राप्त होता है वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो डाल्टन के अनुसार जो सबसे छोटा कण बताया गया था वो क्या था? परमाणु, एटम। उन्होंने कहा था कि जो किसी भी पदार्थ का जो अविभाजित कण है वो एटम है, जबकि आगे चलकर जब वैज्ञानिकों ने खोज की तब पता चला कि एटम को भी हम तीन चीजों में मुख्य तीन कण से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये डाल्टन के अनुसार जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो अभी आकर के गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि एटम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मींस एटम को भी हम अन्य चीजों में तोड़ सकते हैं। जबकि डाल्टन ने कहा था कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटे से छोटा कण होता है, एक अविभाज्य कण होता है, वो एटम होता है, परमाणु होता है। लेकिन ये आगे चल करके वैज्ञानिकों ने गलत साबित किया। उन्होंने कहा एटम नहीं होता है, एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस है वो एसिटिलीन है। कौन सी है? एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होती है वो कृत्रिम रूप से मीन्स से यदि हमें किसी भी फल को पकाना है तो हम एसिटिलीन के माध्यम एसिटिलीन गैस के छिड़काव से उस कच्चे फल को हम पका सकते हैं। ठीक है, और एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2 होता है जो कि एल्काइन का प्रथम सदस्य है। ठीक है, इसका जो यदि हम बनानी चाहें संरचना तो हम इसकी संरचना इस प्रकार से बना के तैयार करेंगे। ये हमारा एसिटिलीन जो है वो एल्काइन का एक प्रथम सदस्य है। बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। और उससे पहले जो हमने आपको पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनमें यदि उन क्वेश्चन की बात की जाए तो ओनली 2 बच्चों ने आंसर दिए, लेकिन हम नाम तो नहीं लेकर के आए। क्यों नहीं नाम लेकर के, इसके रीजन भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि उन 2 बच्चों ने नाम दिए हैं उन्होंने तीनों क्वेश्चन के आंसर राइट नहीं दिए। किसी के मीन्स जैसे फर्स्ट एक तो शायद अनिरुद्ध मौर्य है और एक शायद सुखदेव यादव है, यही शायद 2 नाम है, मुझे क्लियर याद नहीं है। अनिरुद्ध मौर्य है और शायद सुखदेव यादव है, यही शायद 2 नाम है। उनमें से जैसे उन्होंने अनिरुद्ध मौर्य ने यदि नाम दिया है
क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो उन्होंने 2 क्वेश्चन का तो सही दिया लेकिन एक का गलत दिया। ऐसा ही सुखदेव यादव ने किया है, ठीक है। तो इसलिए हम आपके नाम नहीं लेकर के आए, न तो हम सबसे पहले ही नाम लेते, और किसी ने नहीं दिया आंसर। तो देखो, जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक कि हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे तो ही हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अन्यथा नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है। यदि आप आंसर दोगे तो, और आंसर सही दोगे, राइट दोगे बिल्कुल, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।